सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये कंपनीज एक्ट 2013 में कितना सेक्शन है, कितना शेड्यूल है। तो 29 चैप्टर है, 7 शेड्यूल है, 29 चैप्टर के अंदर 470 सेक्शन है। सबसे पहले क्या बताए थे, इसका स्ट्रक्चर जो बताए थे, पहले होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके बाद 4 आरडी का ऑफिस है पूरे इंडिया में, और इसके बाद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो देखो यहाँ पे आरडी का ऑफिस जो है इंडिया में नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, शिलोंग, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। इन ईच स्टेट देर इज वन आरओसी इन इट्स कैपिटल टाउन। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में 2 आरओसी है, ठीक है ना। इसके बाद बताए थे कंपनीज के बारे में। कंपनी क्या होता है, कंपनी सबसे पहले सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी। तो सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी में ही तुमको पढ़ना है कंपनीज एक्ट वर्जेस रिस्पेक्टिव गवर्निंग एक्ट ऑफ द कंपनीज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ई रिस्पेक्टिव एक्ट विल प्रिवेल। माना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बड़ी कॉर्पोरेट पे भी कंपनी लॉ के प्रोविजन मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकता है। जैसे तुमको बताए थे एलएलपी बताए थे, एलआईसी बताए थे। इसके बाद होता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कंपनी क्या होती है। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कहने का मतलब 1956 ये प्रीवियस कंपनी लॉ हुआ, फिर 1912, फिर 1857, ये सब प्रीवियस कंपनी लॉ है, ठीक है। इसके फीचर्स ऑफ कंपनी बताए थे। फीचर्स ऑफ कंपनी याद रखना, मेमोरी टेक्निक के द्वारा ही याद रखना। क्लैप एसआईटी, सी फॉर कॉमन सेल, CL फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, P फॉर परपेचुअल ससेक्शन, क्लैप हो गया। SIT, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, I फॉर आर्टिफिशियल इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, SIT फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, हो गया क्लैप CPT। और यही बोले थे सेपरेट लीगल एंटिटी का 3 केस लॉ होता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, और एक है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, और एक कौन सा केस लॉ था, मैकोरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या बताए थे हम, सर आप जब पहली बार करा तो यही पढ़ा था, एक ही बार में पूरा फीचर कर लीजिए। क्या बोला सर पहली बार जब आप पढ़े थे तो पूरा फीचर आप एक ही बार में पढ़ लिए थे। हाँ पूरा फीचर्स मैंने 8-9 फीचर्स है ना, पूरा पढ़े हुए थे। इसके बाद तुमको क्या बताते हैं, लिफ्टिंग और पासिंग द कॉर्पोरेट बिल। इसमें क्या होता है लिफ्टिंग, तो देखो मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में एकदम संक्षेप में ब्रीफ में हम लोग लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में इट मीन्स डिसरिगार्डिंग और इग्नोरिंग द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मैंने पर्दा के पीछे रियल आदमी कौन है जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, वही देखना है। इसके बाद सर्कमस्टांसेस व्हेन द कॉर्पोरेट बिल कैन बी लिफ्टेड। अगर कोई कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करते हैं कौन करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर तुम सरकार का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की कहाँ से आती है, सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आती है तुम बता सकते हो? हाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार का रेवेन्यू तो वही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर तुम इसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो कोर्ट क्या बोलेगा, इस कंपनी के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करो, ठीक है, और देखो कि पीछे कौन रियल पर्सन कौन है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। इसी का केस लॉ बताए थे सर डिंसो मैंकेजी पेटिट। सेकेंड नंबर में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसमें क्या बताए थे कि अगर कॉर्पोरेट बिल तो लिफ्ट करेंगे, अगर ये इलीगल पर्पज से बनाते हो कंपनी को या डिफ्रॉड द क्रेडिटर या अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग माने कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसका केस लॉ बताए थे गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इसके बाद तीसरा नंबर में बताए थे डिटरमाइनिंग द इनेमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है कि इसका एकदम इधर सिंपल है कि कंपनी ना तो किसी का दोस्त होता है ना तो दुश्मन होता है। अगर ये युद्ध छिड़ता है ना या वार होता है तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि
वहाँ पे कंट्री देखा जाता है। अगर तुम इनेमी कंट्री से हो तो यहाँ पे कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, यहाँ पे क्या अगर माने इम्प्लॉय के वेलफेयर के साथ छेड़छाड़ करते हो तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा। और इसके बाद अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड पावर। और इन एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लॉज से इन एक्सेस जाके कोई काम करते हो ना तो वहाँ पे डायरेक्टर पर्सनली लायबल होता है, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या कंपनी सिटीजन होता है? कंपनी कांट भी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद बताए थे पीएफआई को डिफाइन करना, पीएफआई को डिफाइन किए थे सेक्शन 2 क्लॉज 72 में। तो इसमें क्या होता है? पीएफआई मीन्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया in the infrastructure development finance company limited, a specific company as referred to the unit trust of India or institution notified by central government under section 465 of companies act 2013। अब देखो नोटिफाई पीएफआई में क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के किसके कंसल्टेशन में, आरबीआई के कंसल्ट से नोटिफिकेशन निकालता है और बोलता है कि किसको और हम किसको पीएफआई मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बोला है कि पीएफआई किसको हम इंक्लूड कर सकते हैं या ले सकते हैं पीएफआई में। तो बोला कि इट हैज इसमें इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सेकेंड नंबर में नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट या पार्सली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद बताते हैं रिलेटिव कौन होता है। रिलेटिव, तो रिलेटिव में क्या आता है? सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव को डिफाइन किया गया है। तो अ पर्सन shall be deemed to be relative of another if they are member of HUF, husband and wife related to each other as may be prescribed, ठीक है। प्रिस्क्राइब रिलेशन में बोला गया कि फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन्स इंक्लूडिंग स्टेप सन्स वाइफ, डाउटर बट स्टेप डाउटर नहीं है। इसके बाद डाउटर हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। इसके बाद क्लासिफिकेशन किए थे कंपनी। तो सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग जल्दी से पढ़ लेते हैं। 4 टाइप्स का कंपनी। फर्स्ट नंबर में प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय आर्टिकल। ए नंबर में क्या है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। बी नंबर में एक्सेप्ट इन ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ठीक है। ओपीसी को छोड़ करके 200 मेंबर देखा जाता है, बट डिवेंचर होल्डर को मेंबर में काउंट नहीं करते, तुमको पता है ना, ये क्रेडिटरशिप है। इसके बाद इसी के अंदर 2 प्रोवाइजो और निकाला हुआ है कि अगर कोई ज्वाइंट होल्डर के केस में अगर शेयर को होल्ड करके रखता है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन तो उसको सिंगल मेंबर काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इसके बाद बोले थे एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को हम लोग जो भी 200 को काउंट है उसमें हम नंबर में नहीं लेते, ठीक है। सी नंबर में बोले थे इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसके बाद ये बोले थे क्या कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक एंड पब्लिक कैन नॉट अप्लाई फॉर शेयर डिबेंचर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एकदम सिंपल है। आप देखो, तुम देखो इशू ऑफ शेयर करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा करते जाते हैं और पब्लिक ऑफर के द्वारा करते हैं। अगर पब्लिक ऑफर के द्वारा करेंगे 200 से ज़्यादा रहेगा मेंबर्स तो करते हैं, अब प्रोस्पेक्टस भी इशू करेंगे, बट पब्लिक ऑफर हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है, ठीक है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट अप टू 200 मेंबर्स, नो प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कोई भी कर सकती है। इसके बाद पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एक चीज और याद रखना कि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी ऑलवेज डीम्ड पब्लिक कंपनी होता है, ये तो तुमको पता है ना। इसके बाद बोले थे ओपीसी के बारे में। ओपीसी 1% कंपनी। तो 1% कंपनी में तुम्हारा क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में क्या है? ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी इज अ प्राइवेट company but has only one members and at the end of its name use the word OPC. Liability of member is limited
अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर टेकन एंड अनपेड, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या है, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना, ओपीसी का जो मेंबर है, मेंबर की संख्या मेंबर बोलते डायरेक्टर की संख्या कितना हो सकती है, एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है, हाँ हो सकता है। और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर के लिए कंपनी को एसआर पास करना पड़ता है, ठीक है। इसका प्रोविजन बताए थे रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। फर्स्ट नंबर में नॉमिनी बताए थे। नॉमिनी कब बन सकता है मेंबर्स, नॉमिनी या तो डेथ हो जाएगा सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, सब्सक्राइबर यानी मेंबर को, तब बनेगा, या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हाँ सर, यानी इनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे कंसेंट ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का देखो, नॉमिनी का कंसेंट कब लेंगे कि हाँ तुम नॉमिनी हो। प्रायर कंसेंट की, प्रायर कब, प्रायर देखो नॉमिनी को अगर तुम बनाते हो, नेम ऑफ नॉमिनी में बी इंडिकेटेड इन द एमओए ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट ऑफ नॉमिनी, हिज रिटन कंसेंट शुड बी फाइल विथ आरओसी, आरओसी को फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, ये तुमको पता है। इसका विड्रॉल ऑफ कंसेंट, देखो नॉमिनी कभी भी कर सकता है बट बिफोर डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबर, ठीक है, कंसेंट को विड्रॉल कर सकता है, बट आफ्टर अगर नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, चलो, चेंज ऑफ नॉमिनी में बाय गिविंग नोटिस टू आरओसी, नेम ऑफ नॉमिनी कैन बी चेंज। आरओसी को नोटिस दो, बोलो कि हमको नॉमिनी को चेंज करना है, चेंज हो सकता है आराम से। फिर देखो अब नॉमिनी और मेंबर बनने के लिए क्या है, जैसे तुमको हम अगर मेंबर या नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि अक्षत सुनो ना, तुम तो नेचुरल पर्सन हो और इंडियन सिटीजन भी हो, बट क्या करो तुम, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो तुम रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज में बोला है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम तुम 120 दिन रह जाओ इंडिया प्लीज, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, तुम ओपीसी कोई भी इनकॉर्पोरेट कर पाएगा और नॉमिनी भी बन सकता है, सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, ठीक है। हाँ सर, दूसरा नंबर में क्या बोले थे, अ नेचुरल पर्सन shall not be member of more than one OPC at any point of time and the said person shall not be nominee for more than one OPC, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद थर्ड नंबर में वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विथ दिस रूल बिकम अ मेंबर इन अनदर ओपीसी। देखो एक जगह तुम क्या हो, मेंबर हो ओपीसी में, एक ओपीसी में, दूसरे में भी तुम मेंबर हो ओपीसी में, या दूसरे में नॉमिनी हो, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए बोला है कि हम 180 दिन देते हैं, आप सोच के बता लीजिए कहाँ पे आपको नॉमिनी रहना है या कहाँ पे आपको ओपीसी ये मेंबर रहना है, ठीक है। हाँ सर, फिर देखो नो माइनर शैल बिकम मेंबर, नॉमिनी ऑफ ओपीसी, फिर हो गया कैन होल्ड शेयर विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद सच कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, तो तुमको पता है ट्रस्ट यानी चैरिटेबल कंपनी में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और 7-8 हट चुका है, जो वॉलंटरी कन्वर्जन था ना पहले 2 साल वाला, वो सब हट चुका है, ठीक है। कंपल्सरी कन्वर्जन भी हट चुका है। अब इसके बाद 3 हम लोग पढ़ लिए। चौथा नंबर में क्या है, एक और कंपनी है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी का नाम सुना है कभी? हाँ सर, हाँ, तो स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइन किया हुआ है स्मॉल कंपनी। देखो स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी तो होता नहीं है। इसके डिफिनेशन में स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी को छोड़ करके, ठीक है। ऐसा दो डेफिनेशन तो बेकार टाइप का है दिया हुआ है। कितना सा तो डिफिनेशन है, ओ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा सेम टू सेम, हाँ हाँ, अदर देन पब्लिक कंपनी। ये हमेशा आता है, ये स्मॉल कंपनी इतना इम्पोर्टेंट है, जितना स्टार देने का मन है उतना दे दो, 8 को 9 को 10 को 12 को जितना देने का है, स्टार लगाना है VVI लगाना है, लगा सकते हो इसमें। सर, पूरा कॉपी वाला भर देंगे स्टार। नहीं नहीं नहीं, बहुत पूछता है बहुत, चाहे वो CA इंटरमीडिएट हो या CA फाउंडेशन हो, ठीक है। हाँ सर,
सीए फाउंडेशन में तुमको नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा इसका, और बट सीए इंटरमीडिएट में इसका केस लॉ बना के देता है, ठीक है। सर बहुत हार्ड आता है क्या? नहीं नहीं, वही प्रोविजन तो वही है ना, प्रोविजन इतना ही लिखना पड़ता है ना, इसी के अकॉर्डिंग बताना होता है कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं। फिर देखो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज, एंड बीच में एंड है, याद रखना एंड है, turnover of which as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 crore rupees or such higher amount as may be prescribed shall not be more than 100 crore rupees। तो ऐसे याद रखना कि 440 याद रहेगा, दोनों में 4 है हाँ और दोनों में करोड़ लगा देना। अब देखो, तीन कह सकते हैं, एस कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है, सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ठीक है। हाँ चलो, इसके बाद कंट्रोल के अकॉर्डिंग बताए थे। तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का बताए थे? 3 टाइप्स का बताए थे। फर्स्ट नंबर में क्या बताए थे, कौन सा कंपनी याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट नंबर में बताए थे पप्पा यानी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। हाँ सर। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, पीडीएफ का पेज नंबर 13 में है। देखो, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, इसी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। बट सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 में है, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज सेड टू होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। फर्स्ट नंबर में, ए नंबर में, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सरसाइज एंड कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। फिर लेयर्स के केस में 2 लेयर्स होता है मैक्सिमम, याद रखना, ठीक है ना। हाँ होली ओन सब्सिडरी को लेयर्स में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर तुम काउंट करेगा 300 यहाँ पे लेयर्स हो जाएगा। फिर सब्सिडरी कंपनी का सब्सिडरी ऑलवेज रिगार्डेड एज सब्सिडरी कंपनी। अब देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकता है कौन? होल्डिंग कंपनी, समझ में आ रहा है। हाँ फिर टोटल वोटिंग पावर में क्या करते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर को तो ऑलवेज लेते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर को कब लेते हैं? जब सब्जेक्ट टू सेक्शन 47 रहता है, तो माने जब इसको राइट वोटिंग करने का राइट मिल जाता है तो, ठीक है। हाँ सर। 4 केस में मिलता है, याद आ रहा है ना। डायरेक्टली अफेक्टिंग हिज राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड अगर नहीं पेमेंट करते 2 साल तक, तब प्रेफरेंस शेयर को भी वोटिंग राइट का अधिकार मिल जाता है। तुमको पता है ना ये सब? हाँ सर। हाँ, तो वही है। इसके बाद कौन सा कंपनी था तुम्हारा? ये एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी को तुम ये मत बोल देना कि ये सर, ये करने के मतलब क्या सब्सिडरी कंपनी इसको नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पे कंट्रोल देखा जाता है, कंट्रोल कितना परसेंट? एटलीस्ट 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखा जाता है। तो इसके लिए तुम्हारा पेज नंबर कौन सा है, कहाँ चला गया? हाँ, पीडीएफ का पेज नंबर 24 में है। तो एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में है, क्लॉज 6 में है। इट मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर। अब वही बोलता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि टोटल वोटिंग पावर, पहले टोटल शेयर कैपिटल था, तो अमेंडमेंट होके हट चुका है, यहाँ पे टोटल वोटिंग पावर हो चुका है, ठीक है। हाँ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए एटलीस्ट 20%। अब बिजनेस डिसीजन में अंडर एन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बीच में और है, दोनों में से कोई भी, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब देखो, तुम ही बोलो कि मेरा ए लिमिटेड है, तुम्हारा बी लिमिटेड है, तो तुम्हारे कंपनी में कम से कम 20% का हम क्या कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है ना। टोटल इसका डेफिनेशन ये सब लॉ का बनाता होगा, तो वो सब फेमस अब मिला था वो। नहीं, वही बनाता है, क्या बोलते हैं, सीए रहता है, आईएएस रहता है, सब फील्ड से एक एक आदमी रहता है। सर आईएएस भी रहता है इसमें। हाँ, तो क्यों नहीं रहेगा? जब अब तुम ही बोलो, आईएएस कहने का मतलब देश का सरकार गवर्नमेंट जॉब में सबसे ऊंचे पायदान वाले होते हैं ना, हाँ सर। तुमको भी पता है।
भले सीए का तुमको ये पैकेज माने सीए ज़्यादा कमाता है, बट माने इज्जत के मामले में तुम बोलेगा ना, इज्जत तो सीए का भी रहता है, बट आईएएस का इज्जत जो रहता है ना, ग्रैंड एंट्री देखता है ना, हाँ पूरा जिला का पुलिस रहता है उसके कब्जा में। फिर देखो एसोसिएट कंपनी हो गया, अब चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अदर कंपनी के अकॉर्डिंग, तीसरा नंबर में बताए थे। तो मान लीजिए कि कोई आईएएस बन जाता तो मतलब ये पर्सनली दुश्मनी निकाल सकता है कि नहीं, यही ना, सर क्या पर्सनल दुश्मनी है किसी से निकाल सकता है कि नहीं, यही ना पूछना चाह रहे हो। सर ऐसा नहीं कुछ ऐसा नहीं कर सकता है सर, लेकिन वो अमीर नहीं ना हो पाएगा क्या, सर, मतलब आईएएस अमीर नहीं ना हो पाएगा। आईएएस ऐसा थोड़ी ना, आईएएस को महीना कितना मिलता है, 55,000 ना। आईएएस के सबसे ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पे तुम जाएगा ना, जैसे में माने कोई विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में सचिव बना दिया जाता है। देखो आईएएस के जिला अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे कम ही साल रहता कोई भी आदमी, होता है ना, 10 साल काम करते, 10 साल के बाद उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और उसको कोई भी विभाग में सचिव बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, जहाँ पे इसका 2.5 लाख का महीना में होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, आईएएस का जिंदगी आईएएस रहता है, आईएएस में तुम नहीं होता है, फैमिली में कुछ हुआ तो सरकारी इलाज करवाता है, नहीं देता है। सर, लेकिन सरकारी भी तो घटिया ही रहता है। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो सरकारी घटिया होता है। आईएएस रहेगा, आईएएस जो हॉस्पिटल में जाएगा तो समझो वहाँ पे जो बोलेगा वो काम होगा जल्दी जल्दी। चलो कहाँ पे थे, हाँ, अदर कंपनी के अकॉर्डिंग बोले थे, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एनपीओ, एनपीओ यानी चैरिटेबल कंपनी, ठीक है ना। तो फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है, फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज 42, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 एंड चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8। तो देखो पहले चलते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में, फॉरेन कंपनी इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स एनी कंपनी और बड़ी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट होता है आउटसाइड इंडिया हुआ है। इसका 2 कंडीशन है, एक नंबर ए नंबर में है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाई इट सेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉनिक मोड का बोले थे, डिफिनीशन नहीं पढ़ना है तुमको, इसका मेमोरी टेक्निक याद रखना, टीडीएस B2B B2C ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, अगर तुम मोबाइल से भी किसी को अति ये कंट्रोल कर रहे हो, या ईमेल के थ्रू कर रहे हो, डिवाइस के थ्रू कर रहे हो, सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कर रहे हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या डाटा इन ट्रांसमिशन या अदरवाइज के द्वारा कर रहे हो, तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माने जाए। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसका मेमोरी टेक्निक याद रखना, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, और डी के मतलब डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, डाटा कम्युनिकेशन सर्विस, एस के मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग एटसेट्रा, B2P B2C ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद बोले थे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की एकदम सिंपल डिफिनीशन है। गवर्नमेंट कंपनी का डिफिनीशन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51 माने नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये तुमको तो पता है कि सब्सिडरी का, देखो किसी का सब्सिडरी कंपनी वही कंपनी कहलाता है, याद रखना। तो सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी ना बोलेंगे। हाँ, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला अगर रहेगा, डीवीआर अगर इशू करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में, तो वहाँ पे माने नॉट लेस देन लेस क्या बोलते हैं, नॉट लेस देन कितना देखते हैं, 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखते हैं, ठीक है।
सर आपका जो एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम होता है बहुत ज्यादा हार्ड आता है हाँ, सर, सही में बहुत ज्यादा ही हार्ड आता है। उतना भी हार्ड नहीं रहता। तुम जैसे तैयारी करेगा ना, अभी तुम एडवांस अकाउंट्स क्यों सोच रहा है? सर नहीं, हम सोच रहे थे कि मतलब ज्यादा हार्ड आता है क्या? नहीं, हार्ड नहीं रहता है। सर तो मेरा अकाउंट्स मतलब 12 का होता, कुछ खास नहीं ना था। तुम्हारा अकाउंट्स 12 का, अकाउंट्स 12 का सही बोलेंगे ना तो ठीक था, इतना भी खराब नहीं था कि तुमसे बहुत खराब खराब रहता है स्टूडेंट। सर वो लगता है बोर्ड्स का मार्क्स ही देख कर पता चलेगा। हाँ, बोर्ड्स का मार्क्स देखेंगे ना तो तुम कैसे परफॉर्मेंस किया है एग्जाम में वो सब पता चलेगा। हाँ सर। फिर देखो यहाँ पे चलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ इन 3 मंथ ऑफ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। हाँ सर। एक एजीएम होता है, एक ईजीएम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम का सेक्शन है 96, ईजीएम का सेक्शन है 100, ठीक है। हाँ सर। ये सब तुम पढ़ेगा सी इंटरमीडिएट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्लेस्ड ऑन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एवरी गवर्नमेंट कंपनी बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वेयर स्टेट गवर्नमेंट इज अ मेंबर, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है ये गवर्नमेंट कंपनी का, तो एनुअल रिपोर्ट वहाँ पे लाइक वाइज प्लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी पहले देख लो। सेक्शन 8 कंपनी पेज नंबर कौन सा है बता देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 8 कंपनी, बहुत केस लॉ पूछता है सेक्शन 8 से। चलो मिल गया। हाँ, पीडीएफ का पेज नंबर तुम निकाल लेना 15 सर। हाँ सर, 15 है ना, चैरिटेबल कंपनी। चलो देखो एकदम सिंपल है, सेक्शन 8 में है चैरिटेबल कंपनी। तो चैरिटेबल कंपनी क्या होती है, क्या होती है बता सकते हो? सर वैसा कंपनी जो मतलब सोसाइटी को चैरिटी ये सब देने हाँ। के लिए डोनेशन के लिए सब। जी हाँ, तो इसको डिफाइन करना होगा तो ऐसे डिफाइन करना है। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ फॉर्म टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सर बहुत बेकार टाइप का डेफिनेशन है, सही है। कहाँ यार बेकार, एकदम सिंपल है। इट इज़ अ कंपनी विच इज़ फॉर्म टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सच अदर ऑब्जेक्ट्स। एकदम सिंपल तो डिफिनेशन है। तो कॉमा है जो लिखा हुआ दिखता है, इसमें तो एक भी भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नहीं, अगर तू भूल ही जाएगा तो चलेगा। लिख देना डायरेक्ट एज पर द प्रोविजन, अगर सेक्शन नहीं याद रहेगा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, लिख देना। क्या बोला? बोले कॉमा है। क्या बोला? जैसे कि साइंस, आर्ट ये सब लिखा हुआ है तो उसमें से कोई एक भूल जाएंगे तो चलेगा चलेगा चलेगा, गलत नहीं होगा। सच अदर ऑब्जेक्ट लिख दिया ना यहाँ पे, देखो तो ये आगे देखो ना, हो गया ना। अब देखो ऐसा कंपनी जो होता है ना, तो सबसे पहले रजिस्टर तो करना होता है, प्राइवेट का नॉर्मल कंपनी के जैसा प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में रजिस्टर्ड करना होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट गेट लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एबव ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब भी चैरिटेबल कंपनी होता है ना, तब देखना कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है ना। एबव कंपनी do not distribute profit to their member, but it is applied for achievement of its objective को अचीव करने में पूरा पैसा लगाता है, ठीक है ना। अब तुम देखेगा एक ट्रस्ट है दिल्ली में जो 1 रुपया में खाना खिलाता है, तुम देखा होगा रील्स में। सर हाँ सर, वो खाटू श्याम मतलब वैसा हाँ, कुछ भी है। तो ये ट्रस्ट है, ये जो है ना, ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तुम यहाँ पे दान उन दो, वहाँ पे अन्न दो, पैसा दो, वहाँ से तुमको क्या होगा, वो अन्न को प्रिपेयर करता है भोजन, इसको 1 रुपया में खाना खिलाता है, ठीक है ना। जो मोटे मोटे काले काले जी हाँ। हाँ।
तो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। हाँ इसके बाद कंडीशन फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, कंडीशन कौन कौन होता है कि ग्रांट लाइसेंस ग्रांट करने का। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, तो टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट। ये देखेगा हाई ये सब है ना, इसमें से कोई ऑब्जेक्ट एक भी ऑब्जेक्ट है ना तो दे देगा, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा क्या देखेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, हाँ सर। इनकम का यूटिलाइजेशन देखेगा, ठीक है। हाँ सर। तो घर से फोन आ रहा है तुम्हारे, सर ठीक है सर। पूछो तो काम है क्या। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ चले। सर ये मतलब लगता है गलती से लग गया था, वो मोबाइल तो चार्ज में लगा हुआ है। ओ नहीं, अभी फोन आया था। सर हाँ सर, देखे हैं फोन आया हुआ था लेकिन गलती से। ओ चलो कोई नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, तो इनकम का यूटिलाइज करना होता है एबव ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक है ना। हाँ सर। इसके बाद नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब तुम बोलेगा कि सर हम ऐसे करते हैं ना, जो 1 रुपये में भोजन खिला रहा है तो हम उसको दान दे रहे हैं, माने पैसा दे रहे हैं, एज माने इसका शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर है तो हमको क्या डिविडेंड मिलेगा सर, नहीं मिलेगा डिविडेंड तुमको, ठीक है। हाँ सर। तो वही है नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। सच कंपनी प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, ठीक है। हाँ सर। Once central government is satisfied that above condition are fulfilled, central government will issue license in the prescribed manner with such additional condition as may deem fit by central government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि ये सब ऑब्जेक्टिव है ना तो इसको लाइसेंस इशू कर देगा चैरिटेबल कंपनी का, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद लाइसेंस जब मिल जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत अच्छा है। इफेक्ट क्या होता है, a company is not required to use the word limited or private limited at the end of its name, ठीक है ना। नाम के लास्ट में ये सब नहीं लगाएगा, नाम के लास्ट में क्या लगा था, ट्रस्ट, याद आ रहा है, जो 1 रुपये में जो खाना खिलाता नहीं देखता, ट्रस्ट लिखा रहता है कि नहीं लास्ट में। हाँ सर। हाँ तो वैसे ही। फिर देखो प्रिविलेजेज ऑफ लाइसेंस कंपनी, लाइसेंस कंपनी का प्रिविलेजेज क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में अब तुम बोलेगा कि सर लाइसेंस कंपनी ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र में रहेंगे तो हम एक तो माने नहीं होता है एक अच्छा बालक बन के रहना पड़ेगा हमको, नहीं ऐसा नहीं है। इट विल एंजॉय ऑल बेनिफिट अवेलेबल टू जनरल कंपनी, ठीक है। जनरल कंपनी के जैसा बेनिफिट करो तुम, माने अवेलेबल करो, ठीक है ना। हाँ सर। फिर हो गया यूजुअली जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी रिक्वायर्ड नोटिस ऑफ 21। देखो जनरल मीटिंग में होता है नोटिस देना पड़ता है मीटिंग का 21 दिन पहले। बट अगर ये कंपनी तुम बनाते हो, ट्रस्ट बनाते हो यानी चैरिटेबल कंपनी बनाते हो तो 14 दिन काफ़ी है, 14 दिन पहले नोटिस दे दो। जनरली कंपनी हैव टू कंडक्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन ईयर का, बोर्ड मीटिंग कराने में बहुत खर्चा होता है। बट ये कंपनी जो है ना चैरिटेबल कंपनी, बस 2 साल में 2 मीटिंग कंडक्ट करवा दे, ठीक है चलेगा, ठीक है।
अदर कंपनी में क्या होता है, फर्म कांट बिकम्स मेंबर इन अ कंपनी, फर्म मेंबर नहीं बन सकता कंपनी में, अदर कंपनी में, बट इन लाइसेंस कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी फर्म कैन मे बी इट्स मेंबर, ठीक है ना, मेंबर बन सकता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, लाइसेंस को रिवोक भी करते हैं, ठीक है ना, रिवोक के मतलब वापस छीन लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट छीन लेता है लाइसेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक लाइसेंस इशू टू द कंपनी इफ, जो इशू किया है ना लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको रिवोक करता है, वापस भी ले लेता है। अगर तुम उल्लंघन करते हो ना सेक्शन 8 वाली कंपनी का, जैसे डिविडेंड नहीं बांटना, तुम डिविडेंड दे रहे हो, प्रॉफिट को नहीं बांटना, तुम प्रॉफिट बांट रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में बोलेगा तुम उल्लंघन कर रहे हो, तो हम ले लेते लाइसेंस, ठीक है ना। तो कंपनी कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 और द कंपनी कंट्रावेंड एनी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वाज गिवन, ठीक है। द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कैरिड ऑन fraudulently or violative of its object or prejudicial to the public interest। तो देखो अगर माने क्या बोले, फर्स्ट नंबर में अगर सेक्शन 8 वाली कंपनी के प्रोविजन को उल्लंघन करते हो तो, या कोई कंडीशन, कोई जो कंडीशन है जिसके कारण तुमको लाइसेंस मिला है, उसका अगर तुम वायलेट करते हो या उल्लंघन करते हो तो लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। जब भी लाइसेंस वापस हो या कोई फ्रॉड करते हो तो लाइसेंस वापस ले लेता है। जब देखो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर तुम कुछ फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है ना, या वायलेटिव कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, तो वहाँ पे लाइसेंस को वापस ले लिया जाएगा। जब भी लाइसेंस वापस लेगा ना तो तुमको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना, अपना भी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। देखो बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड ऑफ कंपनी, ठीक है। हाँ, अब देखो कंसिक्वेंस, अब वापस तो ले लिया लाइसेंस, अब क्या कर देंगे हम लोग, कंसिक्वेंस क्या होगा इसका, फिर से क्या होगा। अब पहले हम अगर प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कराए होंगे या पब्लिक लिमिटेड में, तब वही लगा देंगे नाम के लास्ट में फिर से। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, वन लाइसेंस इज रिवोक्ड कंपनी विल ऐड विथ इट्स नेम इफ कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड इफ कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सेकेंड नंबर में फाइलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल कंपनी विल फाइल अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू आरओसी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन, ठीक है ना। अमेलगमेट का मतलब क्या होता है, मर्ज करना, अमेलगमेट करना, ठीक है। देखो इफ लाइसेंस इज रिवोक्ड, इफ लाइसेंस इज रिवोक्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित के लिए इसको या तो कंपनी को बंद कर दो या अमेलगमेट कर दो, एक दूसरे के साथ मर्ज कर दो, जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली है, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली है। तो इस एक मिनट, ये काहे फोन कर रहा अमृत, आई विल कॉल यू लेटर। पढ़ाते रहते उसी समय से फोन करते लग। चलो क्या बोले हैं, वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमेलगमेट करना, जैसे मैं तुम्हारा कंपनी है मेरा कंपनी, दोनों को अमेलगमेट करके न्यू कंपनी बना देते हैं, ठीक है ना, यानी मर्ज करके, ठीक है ना, यानी आपस में मिला लेना। तो यही बोलते हैं इफ लाइसेंस इज रिवोक्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल opportunity of being heard may pass an order of winding up or may amalgamate with other company having similar objective, यही याद रखना, having similar objective, amalgamate भी करते हो ना तो similar objective वाली कंपनी के साथ ही करना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुम amalgamate कर देते हो जूता चप्पल वाली दुकान से, नहीं करना, कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही बात है। अब देखो सरप्लस ऑफ एसेट ऑन वाइंडिंग अप, सरप्लस जो बचता है ना,
तो उसको क्या करेंगे, यूज तो कर देंगे लाइबिलिटी को पेमेंट करने में, कि हम बहुत जगह से लोन लिए थे उसको पेमेंट करने में कर देंगे। अगर सरप्लस कुछ बचता है, आइदर गिवन टू द सिमिलर कंपनी और विल बी क्रेडिटेड टू रेहिबिशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड अंडर सेक्शन 269। ठीक है। अब देखो एक चीज ये याद रखना, या तो मन में बैठा लो पूरा अच्छे से। अभी क्या कि तुम सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से भी पूछेगा ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है सब कि वाइंड अप होने पे, वाइंड अप का मतलब बंद, कंपनी को अगर बंद करते हो ना, तो वो होने पे पैसा को ट्रांसफर करते हैं आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है। हाँ सर। और कन्वर्ट जो करते हो ना, जैसे में कन्वर्ट कर दिए तो माने अमेलगमेट कर दिए, तो उस केस में पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आई एंड बी एफ, माने इसके बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। ठीक है। हाँ सर। याद रहेगा। हाँ सर। ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है ना सेक्शन 8, उसके ऊपर लिखा हुआ वाइंड अप होने पे, ठीक से नहीं दिख रहा होगा तुमको। शायद दिख जाएगा। हाँ चलो, अब इसके बाद ये सेक्शन, ये तो कंपनी याद रखना है तुमको, सेक्शन 8 से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, माने सीए फाउंडेशन से या सीए इंटरमीडिएट में क्वेश्चन रहता है इससे। अब चलो अदर कंपनी का भी डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, अब एक पढ़ते हैं इलीगल कंपनी। ठीक है ना, हाँ सर। इलीगल कंपनी। इलीगल कंपनी क्या होता है, देखो अब तुमको पता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाते हैं, उसमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना पार्टनर होता है सर 50। हाँ सही बोला है, 50 होता है। ठीक है ना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि हम प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हम ये यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है ना, 200 तक कर सकते हैं नंबर, बट अभी तक प्रिस्क्राइब जो किया हुआ है ना 50 तक है। ठीक है, हाँ सर। मान मैक्सिमम 200 तक ले जा सकता है। देखो इलीगल कंपनी सेक्शन 464 में है, एज पर सेक्शन 464 एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न, इसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। ठीक है ना, इलीगल तरीके से पैसा कमाना या लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा कमाना। एंड देखो 50 बोला है ना कि मैक्सिमम हिसाब, मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए ना, बट इसका नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड कर गया 50 है, तो इलीगल कंपनी कहलाएगा, एसोसिएशन कहलाएगा ना। हाँ सर। तो वही है, अगर एक बार जब इलीगल बन जाता है ना, तो फिर तुम क्या, अच्छा अरे याद आता तुमको, इलीगल हो गया मेरा, ऐसे करते नंबर को हाली रिड्यूस कर देते। एक बार जब इलीगल बन जाता है ना, तो कि नंबर को रिड्यूस भी कर लेगा तो इलीगल ही कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो वही बोलता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर में इवन अ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर कांट मेक इलीगल एसोसिएशन एज लीगल एसोसिएशन। समझ में आया ना। हाँ, अब देखो इलीगल एसोसिएशन कांट बी बाउंड ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के द्वारा बंद नहीं करते हैं, और एनी अदर लॉ बिकॉज नो लॉ हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। देखो कंपनी को जितना इनकॉर्पोरेशन में तुमको पैसा मिलेगा ना, इनकॉर्पोरेट करने में, उससे ज्यादा पैसा मिलता है कंपनी को बंद करने में, सीए को। हाँ, अब देखो सच एओपी इज लायबल फॉर इनकम टैक्स, बट इलीगल कंपनी बना लेगा, बोलेगा कि हम इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करेंगे, हम तो इलीगल एसोसिएशन। ऐसा नहीं है, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, इनकम टैक्स पेमेंट। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 464 में क्या है, देखो सेक्शन 464 शेल नॉट अप्लाई टू HUF, एओपी और फर्म विच इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल एंड गवर्न बाय ए स्पेशल एक्ट। इसका पनिशमेंट क्या होती है, अगर तुम कुछ गलती करते हो ना एओपी और फर्म, तो यहाँ पे लायबल होता है, पेनाल्टी के लिए 1 लाख तक का पेनाल्टी लग सकता है। और पर्सनली लायबल फॉर ऑल लाइबिलिटी इनकर्ड इन बिजनेस, पर्सनली लायबल भी लायबल होगा जो बिजनेस में इनकर्ड है। चलो, तो अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है तुम्हारा, पीछे है, छूटा हुआ है, निधि कंपनी। आई थिंक पीछे है, पीछे कि आगे है, नहीं आगे नहीं है, पीछे ही होगा।
नहीं आगे है निधि कंपनी, चैरिटेबल कंपनी भी कर ली है, ये भी कर दी है। क्या इस बार जो आरटीपी तुम लोगों का निकला है ना सीए फाउंडेशन का, सुन रहे हो? हाँ सर। तो उसमें निधि कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाह डिफाइन निधि कंपनी, ठीक है ना? हाँ तो पेज नंबर क्या बोला? सर, ये निधि कंपनी होता क्या? चिट फंड कंपनी, याद आ रहा है? जैसे में क्या होता है, ये देखा है कभी वो गांव में जो समूह होती है हाँ सर। तो पैसा जमा करता है, एक नहीं होता है एक ये गुल्लक जैसा होता है, ठीक है, पैसा जमा करते हैं, इसके बाद चीट निकालते हैं, जिसका नाम आया उसको पेमेंट करते हैं, याद आ रहा है? हाँ सर। सेम टू सेम ऐसे ही बोल सकते हैं निधि कंपनी। चलो कहाँ चला गया पेज नंबर? नॉन एप्लीकेबिलिटी इलीगल हो जाएगा, ये सब पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, ये भी हो गया। हाँ देखो सेक्शन 406 406 में है निधि कंपनी। निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी whose objective is cultivating the habit of thrift and saving amongst its member, receiving deposit and lending to its member only for their mutual benefit। माने म्यूचुअल का मतलब जानते हो ना? हाँ सर। हाँ माने दोनों म्यूचुअल होना चाहिए, बेनिफिट के लिए। विच द एंड विच कंपाइल्स विथ सच रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनीज। तो देखो यहाँ पे तुम देखेगा अभी जो समूह वाला जो गांव में चलता है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, 1 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज, तुमको बताया था ये बात ना? हाँ सर। हाँ तो तुम किसी से पूछेगा माने ये सब जो होता है ना सचिवालय के जो ऑडिटर है ना वही इस पे वो सब होता है, साइन या कुछ भी होता है। तुम पूछेगा पापा से, पापा ये सब ऐसा भी होता है कि समूह वाला में बैंक भी होता है क्या? तो हाँ होता है, बोलेंगे, खुद बोलेंगे हाँ होता है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ बिहार गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। तो निधि कंपनी क्या होता है, एकदम देखो अंडरलाइन वाला याद रखना है, अगर तुमको पूरा नहीं याद रहता अपने वर्ड में लिख देना चलेगा। A निधि कंपनी means a company whose objective is cultivating the habit of thrift and saving amongst to its member। इतना याद रहेगा ना? हाँ सर। चलेगा, ठीक है? अगर पूरा याद हो जाता तो और अच्छी बात है। प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी। देखो लेंडिंग या डिपॉजिट करना, पैसा को जमा करना या लोन के तौर पे लेना, वो सब इसमें होता है। मैं एक समूह वाली कंपनी में यही ना होता है, या तो पैसा जमा करो या तुमको लोन लेना है तो वहाँ से ले लो, 1 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगेगा क्या? हाँ सर। तो वही होती है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, बडी कॉर्पोरेट, बडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, बडी कॉर्पोरेट में ये देखना ये जो लिखा हुआ है ना नेक्स्ट पेज में, बडी कॉर्पोरेट में क्या चीज़ आती है? कंपनी आ जाती है, फॉरेन कंपनी आ जाती है, एलएलपी आ जाती है, स्टेचुअरी कॉर्पोरेशन आ जाती है, अब प्लस लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, याद रखना, माइनस है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ। वो नहीं आती है, ठीक है? बट तो यही है इसका डिफिनीशन है, बडी कॉर्पोरेट इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर बी नंबर में एनी अदर बडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन दिस एक्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अब देखो क्या से, अब तुम ही बोलो क्या बडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट बडी कॉर्पोरेट्स बाहर किया है क्या? एक क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है? हाँ सर। इसको बाहर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी कॉर्पोरेट से, ठीक है? हाँ सर। ये हम ब्लैक कलर के करके लिखे हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो, इसके बाद ये भी हो चुका है बड़ी कॉर्पोरेट। अब देखो एकदम ये देखो कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, इसमें 3 टाइप्स का कंपनी होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है? हाँ सर। तो देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 क्लॉज 22 में है,
A company by MOA restrict the liability of a shareholder up to the unpaid amount of share taken. A company by MOA, तुमको पता है ना MOA क्या होता है, EOA क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कंपनी का, होता है ना। हाँ, तो वहाँ पे बाई MOA रिस्ट्रिक्ट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर टेकन, ठीक है। फिर देखो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, जहाँ तक मेंबर लाइबिलिटी नहीं बोलता हम इतना ही तक लाइबल है, माने कंपनी जब बंद होगा तो वही होती है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। इसका सेक्शन 2 क्लॉज 21 में है। अब कंपनी बाई इट्स MOA लिमिट लगा देते हैं लाइबिलिटी में, लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होती है ना तो हम इतना ही तक लायबल होंगे, 10,000 तक की लायबल होंगे, तो इतना ही होगा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हो गया। फिर अनलिमिटेड कंपनी, जहाँ पे कोई लाइबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, माने नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 92, याद रखना, ठीक है। अब देखो हम लोग माने कहने के मतलब कंपनी का पूरा टाइप्स तो पढ़ लिए हैं, दो कंपनी और छूट रहा है, एक डोरमेंट कंपनी और एक इनएक्टिव कंपनी, इसके बाद कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। हम लोग देखो हम CA फाउंडेशन में जितना कंपनी है ना उससे ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, लेकिन कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं कुछ छूटा नहीं ना है, नहीं छूटा है। हम बुक भी देख लेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले चलते हैं ये डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एकदम सिंपल है, याद रखो, सेक्शन 455 में है, 455 में है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का पेज नंबर तुमको दिखा देते हैं, कौन सा पेज नंबर है। हाँ, पेज नंबर 23 में है, 23 निकला, सेक्शन 455। देखो, अ कंपनी इज कॉल्ड डोरमेंट कंपनी इफ इट हैज मेक एन एप्लीकेशन टू ROC करने का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फ्लोइंग 2 केसेस। 2 केसेस बोला है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है देखो। इट वाज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके पास नहीं है। कहने का मतलब इट इज एन इनएक्टिव कंपनी। अब तुम बोलेगा सर सिग्निफिकेंट, देखो एकदम सिंपल में याद रखना कि डोरमेंट कंपनी जो होती है सेक्शन 455 में, तो एक कहने का फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनती है, या कोई एसेट को होल्ड करके रखता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, या इट इज एन इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। हाँ, अब देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इस सब को छोड़ कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बट इस सब को छोड़ करके, ठीक है। दिस पेमेंट ऑफ फी बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनएक्टिव कंपनी क्या होता है। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट कैरिंग अ बिजनेस और ऑपरेशन। सेकेंड नंबर में अ कंपनी विच हैज नॉट मेड अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर में allotment of share to fulfill the requirement of this act, और फोर्थ नंबर में पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अ कंपनी इज अ कंपनी टू ऑब्टेन डोरमेंट स्टेटस मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड शैल पे प्रिस्क्राइब्ड फी। समझ में आया? हाँ, देखो ये 2 कंपनी है ना, तुम लोग को तुम्हारे बुक में है भी नहीं, आई थिंक ना डोरमेंट कंपनी है ना ही तो ये कंपनी, देख लेते हैं। ना डोरमेंट कंपनी है ना ही तो ये इनएक्टिव कंपनी है। तुम लोग को पता OPC पूरा पढ़ा दिए हैं,
फिर प्राइवेट कंपनी पूरा पढ़ा चुके हैं, प्राइवेट कंपनी भी पढ़ा चुके हैं, स्मॉल कंपनी पढ़ा चुके हैं, स्मॉल कंपनी भी पढ़ा चुके हैं, पब्लिक कंपनी पढ़ा चुके हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पढ़ा चुके हैं, और इसके बाद एसोसिएट कंपनी ये भी। पता है हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, तो इस सब के बुक में देखेगा एग्जाम्पल दिया रहता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जब स्टडी मैट आ जाएगा ना, तो सारा एग्जाम, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछता है आईसीएआई। तो एग्जाम्पल एक भी छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर देखो गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी पढ़ा चुके हैं, फॉरेन कंपनी भी पढ़ा चुके हैं, और इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी ये भी बता चुके हैं, और डोरमेंट कंपनी है पढ़ना है, इनएक्टिव कंपनी भी पढ़ना है, और बुक का पेज नंबर है 6.21 पेज नंबर है, तुम देख सकते हो 6.21 में है। पीएफआई पढ़ा चुके हैं, पीएफआई पढ़ा चुके हैं पूरा है। तो हाँ, इतना ही पढ़ना था तुम्हारा कंपनी में, ठीक है। नहीं नहीं, कंपनी के टाइप्स में इतना पढ़ना था, अभी और पढ़ना है, प्रोमोटर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और तुमको हाँ सेक्शन 7 के बारे में पूरा पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इफेक्ट ऑफ लाइसेंस सेक्शन 9 भी पूरा पढ़ना है। देखो हम सोच रहे थे आप कल ये शेयर, इसके बाद खत्म है तुम्हारा सेक्शन 9, 10 पढ़ना है, और 10 के बाद तुम्हारा शेयर कैपिटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे शेयर क्या होता है, शेयर 2 टाइप्स का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स का होता है, ऑन द 4 गो बेसिस नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर। 12th में पढ़ा हुआ है बीएसटी में, 11th या 12th में। हाँ तो वही है जी। इसके बाद एमओए है और एओए है, जो पीडीएफ में बनाए हुए हैं ना, वो पूरा पढ़ना है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा, एओए भी बनाए पीडीएफ में है। खाली पीडीएफ में एक चीज़ नहीं हम ऐड किए हैं, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं काइंड्स ऑफ शेयर वाला है ना, वो ऐड नहीं किए, तो वो ऐड कर देंगे। बाकी जितना पीडीएफ हम तुमको भेजे ना, सब कितना पेज का, 52 पेज का, वो पूरा पढ़ना है। हाँ, कंपनी पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। पीएफआई, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, तुम देख सकते हो। चलो अब चलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर जानते हो कौन होता है? कौन होता है? बिजनेस की वो प्रमोट जो करने। हाँ देखो, प्रोमोटर माने पूछता है एग्जाम में, पूछता है प्रोमोटर, डिफाइन प्रोमोटर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रोमोटर को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन who has named as such in a prospectus or is identified by the company in annual report, माने एनुअल रिटर्न, रिपोर्ट बोलती है एनुअल रिटर्न। बी नंबर में हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। सी नंबर में इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। एकदम सिंपल डिफिनीशन है। देखो प्रोमोटर सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डिफाइन है। प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज नेम्ड एज सच इन अ पर्सन। पेज नंबर तुमको नहीं मिला प्रोमोटर का? पेज नंबर है तुम्हारा 626 में है, देखो पढ़ो। देखो प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन लिखा हुआ है ना। प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न। बी नंबर में हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। सी नंबर में इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। ठीक है सर, बहुत ज्यादा नहीं कर लिए सर। क्या बोला सर? बहुत ज्यादा नहीं कर लिए। प्रोमोटर खत्म करो ना पहले।
क्या हुआ? तुम धीरे धीरे तुम बोलता है कि हम कम पढ़ेंगे, तुमको तो और ज्यादा पढ़ना होगा ना। हाँ सर, हाँ चलो। नोट्स नहीं बनाते। हाँ कोई नहीं, नोट्स नहीं बना रहा है ना, हो जाएगा। देखो मेरे सामने तुम्हारा ये बुक भी ओपन है कंप्यूटर में, और ये भी देख रहे हैं हम, जितना बुक में है ना सब कुछ हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, पीडीएफ में भी। हाँ सर, हाँ अब देखो प्रोमोटर क्या होता है, तो ये समझ में आ गया प्रोमोटर।